हेलो एंड वेलकम टू आवर लाइव शो। टुडे इज मंडे। आज 2 जून 2025 है, हमारा लाइव शो है और बहुत सारी चीज़ें बात करनी है। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप की एग्रीमेंट होने जा रही है इंडिया और ओमान के पास, ये यूएई के बाद एक और माइलस्टोन है जो हम अचीव करने जा रहे हैं। यूएई के साथ 2022 में हमारा ये एग्रीमेंट हुआ था और अब ओमान के साथ होने जा रहा है। ये हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पायूष जी, उन्होंने फ्रांस में ये आज बयान दिया है, जहां वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में कल शिरकत करेंगे। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूँ। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं और जर्मनी से हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कौर जी जुड़े हुए हैं। तो आप सबको राम राम, नमस्ते और वेलकम टू द शो, और देखने वालों को भी वेलकम। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अभिषेक जी, क्या हुआ ये जो आप बता रहे हैं कि इसने अजरबैजान में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई तकरीर की है जिसका बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उस पर आपके थोड़े से विचार हम चाहते हैं कि आप शेयर करें। जी, ये उन्होंने जो सबसे पहले तो सभी बंधुओं को राम राम, जय श्री राम। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, वो उसमें उन्होंने ये बात कही कि सऊदी अरेबिया, चाइना हमारे टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, मगर अब वो भी हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बिना बेगिंग बोल के उनके पास जाएं, भीख मांगने ना जाएं उनके पास। और इसके लिए अब जरूरी है कि हम बिजनेस करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जाएं और हम अपनी जो खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। तो एक तरीके से ये जी जी आप जी, कुछ कहना चाहते नहीं नहीं, मैं तो सुन रहा। ये जो एक तरीके से इसको पॉजिटिवली ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि सबक तो उनको मिल गया है कि टू नेशन थ्योरी सस्टेनेबल नहीं है और ये किसी भी साइंटिफिक प्रिंसिपल को सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस हो, फ्रेंडली रिलेशंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल नेचर का हो और चाहे वो फाइनेंशियल नेचर का हो। टू नेशन थ्योरी, हिंदू दुश्मनी, भारत दुश्मनी, फिर यहूद दुश्मनी, फिर वेस्ट दुश्मनी की वजह से आज पाकिस्तान भीख मांगता है। देखिए, टू नेशन थ्योरी का एक एक चीज है कि एक चीज ये कह देना कि हम टू नेशन थ्योरी के आधार पर जो भारतीय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम है, ऐसा देश बना देंगे। चूंकि मुगलों ने यहाँ पे इंडिया को यूनाइट किया था, मुगलों ने इंडिया को सोने की चिड़िया बना दिया था, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मुगलों ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था तो तुम बना लो भैया, तुम तो मुगलों का इनहेरिटर हो, तुम तो बाबर की औलाद हो, हुमायूं की औलाद हो, औरंगजेब क्यों, कहाँ गया वो मुगलों का इकोनॉमिक्स ज्ञान जो तुम्हारे पूर्वजों को देके गए थे? वो ज्ञान तो होना चाहिए ना भाई। हमारे पूर्वजों ने हमें सोने की चिड़िया बनाया, हम वापस से $4 ट्रिलियन पे बैठे हैं और इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने बताया इन टर्म्स ऑफ पीपीपी हम $15 ट्रिलियन है। पूरा जीसीसी, गल्फ कंट्रीज काउंसिल जो है, उसकी इकट्ठा जीडीपी 2.7 वो है, क्या नाम है, $ट्रिलियन है। इंडिया अकेले $4 ट्रिलियन पे बैठा है और ये भी जीसीसी की जो पैसा है, जो वेल्थ है, ये कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, ये उनकी किस्मत है कि उनको नेचुरल रिसोर्स निकल आया, वो बेच बेच कर वो पैसे कमा रहे हैं। जैसे आप जर्मनी को देख ले या फ्रांस को देख ले, तो इनकी जो इकोनॉमी है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका बहुत योगदान है। लेकिन ये जीसीसी में तो किसी का योगदान नहीं है। कल को सऊदी, मान लीजिए जब ये पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और हमारे को अग्रवाल साहब है वो मुझे सही करेंगे, आज भारत की रोड पे डॉक्टर साहब हर चौथी गाड़ी आपको ग्रीन प्लेट के साथ दिखती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो पेट्रोल का जमाना जाने वाला है कि ये जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर गाड़ियां चलती थी और इंडस्ट्रीज चलते थे, दोस डेज आर सून गोइंग टू बी हिस्ट्री। भाई, मेरे इसी जहां मैं रहता हूं, नीचे जो गाड़ियां खड़ी हैं उनमें से 20-25% गाड़ियां आज की डेट में ग्रीन नंबर प्लेट, यानी कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई। सो आप सोचिए, जो अल्टरनेटिव एनर्जी है वो कितना तेजी से अपना पैर पसार रहा है। तो जीसीसी को भी ये सोचना पड़ेगा। चलो, सऊदी अरेबिया तो हज से पैसे कमा लेगा, बाकी के कतर कहां से पैसे लाएंगे, यूएई कहां से पैसे लाएगा? उनको भी समझ में आ रहा है कि भाई डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस पूरे रीजन में, चाहे वो जब तक एशिया है, दो ही पैसे कमाने की मशीनें होंगी। एक का नाम होगा भारत, दूसरे का नाम होगा चाइना। बिना भारत के कोई भी यहां पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि वो क्षमता, वो बौद्धिकता और वो एबिलिटी सिर्फ भारतीयों में है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष
जो है वो वापस से ग्लोरी पे जाएगा। टू नेशन थ्योरी इज द रीजन फॉर द बेगिंग बॉल दैट द पाकिस्तानीज हैज। इसीलिए मैं कहता हूं 3 तरीके के इस्लाम है दुनिया में, एक जो अरबों का है, दूसरा जो तुर्कों का है, तीसरा जो मूर्खों का है। भारत वाला इस्लाम वो मूर्खों का इस्लाम है। उन्होंने जब से इसको पकड़ा, चाहे वो बांग्लादेश हो और चाहे वो पाकिस्तान हो, दोनों के हाथ में भाई साहब वो है बेकिंग बॉल है। पाकिस्तान बांग्लादेश को तो इंडिया ही दे रहा था। 2 बिलियन डॉलर या 1 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट खोली हुई थी प्रधानमंत्री मोदी से, जिसमें से उन्होंने 700 मिलियन डॉलर उठाए भी थे। आप ये सोच लीजिए। उसके बाद भी वो कह रहे जी हम आपका उड़ीसा ले लेंगे, बंगाल ले लेंगे। हम लोगों ने उनको रोका कि भाई रुक जाओ, चाइना ना ले लेना उस गलती में तुम आकर के, क्योंकि कोई भरोसा तो है नहीं, पता नहीं कौन सा माल फूक रहे हैं ये लोग, आपको पता ही है सप्लाई हो रही है। सो बॉटम लाइन ये है कि इनके समझ में आ गया टू नेशन थ्योरी सस्टेनेबल नहीं है। आना इनको भारत माता की गोद में पड़ेगा, अपने आप को हिंदू आइडेंटिटी से जोड़ना पड़ेगा। हिंदू आइडेंटिटी का मतलब इनके पुरखों की आइडेंटिटी, जिसपे ये बहुत थूक चुके और गालियां दे चुके। अगर अभी भी कंटिन्यू करेंगे दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं होगा इनको। अंततः भारत माता की गोद और आंचल ही इनको प्रोस्पेरिटी दिलाएगी। जी माइक बंद था मेरा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि भारत ही इनको सेफ्टी भी दिलाएगा, प्रॉस्पेरिटी भी दिलाएगा। वो तो अब निविष्टा दीवार है। और जैसा मैंने बताया कि अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होने जा रहा है इसके दरमियान, ओमान और इंडिया के दरमियान। और ये बहुत बड़ा है एग्रीमेंट, इसलिए कि इसके अंदर जो क्या कहते हैं उसको, वो कस्टम और जो टैरिफ होता है वो बिल्कुल या तो ख़त्म हो जाएगा या बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। और कतर से जो है हम पेट्रोलियम की बहुत सारी प्रोडक्ट्स लेते हैं और गलबन गैस भी लेते हैं, तो इस पर बात करते हैं। पहले अब मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आप इस पर थोड़ा रोशनी डालें, इसकी अहमियत बताएं कि व्हाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट, दिस एग्रीमेंट, एंड हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प अस कि अमेरिका की जो और वेस्ट की जो डिपेंडेंसी है हमारी, वो कैसे इसको कम करने में ये एग्रीमेंट कैसे हमारे मदद कर सकता है। जी, फ्लोर इज योर सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। यू वेलकम। आपने जो अभी बोला था ना कि यूएई का जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसके 1 साल बाद ही ओमान के साथ भी इन्होंने किया था, वो कहीं स्टक हो गया, वो चला नहीं। और उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी और इंडिया ने भी काफ़ी उसको प्रिपेयर किया। लेकिन अब का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो लगता है कि इस साल के अंदर-अंदर पूरा फिक्स हो जाएगा। क्योंकि जो शर्तें रखी थी इंडिया ने, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी देखना है। और इसके जो मेन इफेक्ट्स हैं, वो इसलिए इंडिया इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है कि ये ट्रम्प साहब जो वहाँ बैठे हुए हैं, ये हर रोज़ कोई ना कोई बम छोड़ देते हैं। तो उनका उनका वो उनकी जो लैंग्वेज है या उनका बोलने का तरीका है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो उनके थिंक टैंक को भी समझ नहीं आती वो क्या बोल रहे हैं। तो इंडिया वालों ने अपना रास्ता चुन लिया कि हमने बाइलेटरल जो एग्रीमेंट्स करने हैं, उसमें उन्होंने नेशन वाइज स्टार्ट किया हुआ है। तो यूएई के बाद ये है, उसके बाद अभी फ्रांस में जो आपने बोला, वहां पर भी टीटी का चक्कर है, इंग्लैंड वालों के साथ भी। तो अभी धीरे धीरे इंडिया जो है अपने आप को इस चुंगल से हटा रहा है कि निकला जाए। और जो फायदा इसका क्या होगा इंडिया को, इंडिया जो एक्सचेंज होगी, अब आप देखिए कि 10.5 बिलियन का इस वक्त बिजनेस है। उसमें करीबन जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो 6.54 है। तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इंडिया के पास ही प्रोडक्ट है। अभी मिश्रा साहब ने भी कुछ बोला था कि जो रेयर अर्थ्स वगैरह हैं उस पे बिजनेस चलेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो बन रही है, उस पे मैंने वैसे एक बहुत बड़ा एक स्टडी किया है, उसको दिया है। यूरोप की बहुत सारी कंपनीज है, मैं इसे लाइट नोट पे बता रहा हूँ। दे आर नाउ रिटर्निंग बैक टू फॉसिल एनर्जी, क्योंकि जो यहाँ के थिंक टैंक हैं फॉसिल एनर्जी में है। और मेरा भी इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। मेरी भी स्टडी को इन्होंने इनहेरिट किया है, उसको पब्लिश किया है।
और उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो सप्लाई चेन इलेक्ट्रिक गाड़ी की है वो इन्वायरमेंटल नहीं है। चलो ये तो मैंने नाइट नोट पर, अच्छा, इस पे कभी दोबारा से करेंगे तो मैं आपको अपनी स्टडी भी दे ठीक है, दूंगा। ठीक है। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है और यूरिया, ये इंडिया को बहुत ज्यादा ओमान से मिलता है। हुँ, अब हुँ, इसके हुँ। बाद आप देखिए कि इंडिया वालों के साथ जो ज्वाइंट अच्छा, प्रोडक्शन। एक सेकंड। उमेश जी, आपसे मैं आऊँगा तो मैं जानने की कोशिश करूँगा कि चेन्नई जो है उसको हुंडई का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हब बनाया जा रहा है। उस हवाले से जानकारी चाहूँगा आपसे। जी, वापस आपके पास, सॉरी। हाँ जी, तो अभी जितने जो प्रोडक्ट हैं, प्रोपेलीन है, थेलीन है, पॉलीमेर्स हैं, पेट कोक्स हैं, जिप्सियम है और केमिकल प्रोडक्ट हैं और आयरन एंड स्टील। इसका आप देखिए कि ये हर इंडस्ट्री में काम आने वाले हैं और ये हुँ, काम आते हैं। और आप इंडिया का देखिए, इंडिया करीबन स्टील में इस वक़्त 125.3 मिलियन टन्स जो है वो रो प्रोड्यूस करता है और 121 जो है फिनिश स्टील पेश करता है। वो हर, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो डिफेंस है, या चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये स्टील का जो बिजनेस है वो ठीक है। और ग्रे आयरन जो है उसमें इंडिया अभी काफी आगे है और इनकी कमी जो है ये ओमान को पूरी करनी है। उन्होंने भी रोड एंड बेल्ट का सिस्टम तैयार किया हुआ है। तो ये जो बिजनेस है इट्स नॉट वन साइडेड, और इसमें इंडिया का फायदा ये होगा कि इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है, जिस पे टैरिफ लगनी है या लग रही है, या लग चुकी भी है टाइम वाइज, हुँ, हुँ, उनको मिनिमाइज किया जाएगा और इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसको ये बड़े आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं इन कंट्रीज में। यूएई में कर सकते हैं, कटार में कर सकते हैं, जो कतर बोला जाता है, और ये ओमान में कर सकते हैं। तो ओमान जो है ये इंडिया के लिए बहुत फ्रेंडली कंट्री माना जाता है। और हुँ, इसका इसका जो इसकी जो डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी में, उसमें इंडिया की तरफ से इसको बहुत फायदा हो सकता है। इसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया बना सकता है। तो ये एक्सचेंज सिर्फ एक ही मेटल्स, मटेरियल्स और केमिकल के ऊपर नहीं होगी। ये एक एकेडमिया का भी एक हब बनेगा। इंडिया की इंस्टीट्यूशंस जो है वहां पर अपना धब्बा लगा, अपना जॉइंट वेंचर स्टार्ट करेंगी और एक पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट भी बढ़ता जाएगा। और ये जो पीयूष गोयल साहब जो बोल के गए हैं, ये मेरे हिसाब से, जो मैंने वेस्टर्न मीडिया में पढ़ा है और जो यहाँ के थिंक टैंक्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे जीई जी, है, सीमेंस है, एबीबी है, वो यही कहते हैं कि इसका हमें भी फायदा होगा। क्योंकि ये जो 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 स्टील के ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर उन्होंने इतनी टैरिफ्स लगाई हैं, वो चाहते हैं कि इसको बैलेंस किया जाए। अगर आप अब यूरोपियन यूनियन को देखें, यूरोपियन यूनियन में फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये 3 ऐसी बड़ी कंट्री है जहां पर स्टील और एल्युमिनियम का बहुत बड़ा हब है। वो कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो उनको भी फायदा हो जाएगा कि चलो, अगर जो जो इंडिया अपना जो अमेरिका का जो रेशो है वो कम कर सकता है, और हम लोगों के साथ अगर ज्वाइंट कोलैबोरेशन हो गई, जर्मनी के साथ हो रही है, फ्रांस के साथ, तो इन कंट्रीज के साथ करने के बाद ये एक एक बहुत बड़ा हब सा बन जाएगा, जिसमें इंडिया अपनी बिजनेस ओरिएंटेशन जो है उसको थोड़ा सा साइड में लाके चेंज कर सकता है। और ये हुँ, चेंज हुँ, कर सकता नहीं, ये चेंज होगा। अब ये हुँ, 10.5 मिलियन की हम बात कर रहे हैं। जो ओमान वाले तो ये सोच रहे हैं, और इंडिया का थिंक टैंक भी ये सोचता है कि इट विल बी राउंड अबाउट 17 to 25 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस होगा। इट इज नॉट अ लेस अमाउंट, इट इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अ हुँ, कंट्री लाइक ओमान। एंड ही विल ऑल्सो नाउ स्टार्ट इम्पोर्टिंग लॉट ऑफ इंडियन गुड्स। तो ये अब इस बात की जो आ रही है यहाँ पर खबर, इसको यूरोपियन यूनियन ने बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं किया, इसको वो उन्होंने अच्छा ही समझा है कि इंडिया इज फाइंडिंग ए वे टू द अदर मार्केट्स, जिससे हुँ, हमें भी, इंडिया को फायदा हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सीमेंस इंडिया का आप नाम लीजिए। सीमेंस ऑफ इंडिया 2014 से पहले सिर्फ उसका वर्ल्ड मार्केट में करीबन 20-22% रेशियो होता था। 24 के बाद जब इंडिया ने खुद ग्रिड बनाना स्टार्ट किया और औरंगाबाद में बड़ी फैक्ट्री लगा दी, हैदराबाद में बड़ी फैक्ट्री लगाई, छोटी सी बांग्लादेश में लगाई, तो इस वक्त इंडिया का एक ही कंपनी का शेयर वर्ल्ड वाइड जो है वो 33-34% हो गया है।
और वो उन कंट्रीज में है जहां पर पहले इंडिया का सामान नहीं बिकता था। वो कहते थे हमने सीमेंस का सामान तो उन्हें बर्लिन से लिया ना भैया, अब वो इंडिया से लेते हैं क्योंकि क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और एक उनका जो प्रोडक्ट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो ठीक है, और दूसरा मेंटेनेंस का खर्चा कम हो गया है क्योंकि इंडिया की R&D जो है वो बेंगलोर में बैठी हुई है, औरंगाबाद में बैठी हुई है, पूना में बैठी हुई है, वो उनको हर तरीके से ये पेश करते हैं। तो मैं आपको और भी इन द स्कोर ऑफ टाइम कुछ एग्जांपल्स और भी दूंगा। आप पहले उमेश जी से बात कर लीजिए, देन आई विल कम वंस अगेन टू अदर सम पॉइंट्स। अच्छा, ये आयुष्मान जी ने 2 कमेंट किए, उनकी तरफ मैं आता हूं, लेकिन पहले ये आदित्य पांडे जी का कमेंट है कि व्हाई इंडिया डज नॉट सपोर्ट बलूचिस्तान ओपनली व्हाइल पाकिस्तान ओपनली सपोर्ट्स टेररिस्ट ग्रुप्स। भाई इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। इसका जवाब अगर आपने लेना है तो आप ऐसा करें कि किसी इंडिया के फॉरेन ऑफिस के बंदे से सवाल करें, या किसी, मतलब है, मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ, या हम में से कोई इसका क्या जवाब दे सकता है। और देखिए आज हम इनडायरेक्ट डॉक्टर साहब, इनडायरेक्टली तो पाकिस्तान हमेशा ये बोलता आ रहा है कि बलूचिस्तान में हम लोगों का हाथ है, हम ये करते हैं, वो करते हैं, वो तो तो आप ये कह रहे हैं फितना अल हिंदुस्तान कह दिया है। चलते हाँ हैं आयुष्मान जी की तरफ। आयुष्मान जी ने ये लिखा है कि विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन इंडिया स्टैंड्स एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट्स, हाई इन डिमांड बट स्टिल इवॉल्विंग इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। या दूसरा उनका जो ये मैंने कोशिश की, ये उनका कमेंट था, ठीक है। और दूसरा जो इनका कमेंट है वो ये है कि इंडिया होल्ड्स जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एडवांटेज, अवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड एंड अनटैप्ड इंडस्ट्रियल पोटेंशियल पोजीशन अस फॉर सस्टेन ग्रोथ इन अ शिफ्टिंग ग्लोबल लैंडस्केप। मेरा ख्याल है ब्यूटीफुल कमेंट है ये, बहुत अच्छा कमेंट है। और एक और कमेंट आया है इसी हवाले से, final game over for US to export other countries. Many countries needs only dependent in US, not reliable. Anyway, तो अब आयुष जी आपकी तरफ आ रहा हूं, और जब हम आएंगे तो फिर मैं पूछूंगा डॉक्टर साहब से, अभिषेक जी से, कि तुर्की, चाइना, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया अपना नेवल जो है, जो थ्रेट है इन कंट्री से, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। तो उस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। जी आयुष जी, क्या हो रहा है जी? ये हब बनने जा रहा है चेन्नई एक्सपोर्ट का। जी वो उमेश है, आप उनको आयुष कह रहे हैं। सॉरी नहीं, आयुष, उमेश 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 जी। उमेश सॉरी, मैं इधर पढ़ रहा था ना कमेंट, तो वो उधर आयुष, आई बेग यू नहीं, पार्डन। जी उमेश जी, जी जी। देखिए ये जो Hyundai का प्लांट है, ये चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर श्रीपेरुम्बदूर में 1991 में आपको ध्यान होगा कि राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी, असैसिनेट हुआ था, ये उसी जगह पे हुआ है। कुछ ही दूरी पे ये फैक्ट्री लगी हुई है और 1999 में इनका ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और ये 25 साल हो गए हैं, जिसमें बताया जाता है कि दे हैव एक्सपोर्टेड अराउंड 40 लाख व्हीकल्स इन दिस पास्ट 25 ईयर्स, और वो 7 to 8% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। देखिए एक और एक चीज आप ये देखिए कि Hyundai इंडिया मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने पब्लिक लिस्टिंग कराई है अपनी सब्सिडरी इन इंडिया की लास्ट ईयर, और एक तरह से अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और जिस हिसाब से उनकी जो ब्रांड जैसे क्रेटा है वो बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, और मेरे हिसाब से Hyundai की जो क्वालिटी है उसको लोगों ने, जैसे आपको भी ध्यान होगा अभिषेक जी को, सेंट्रो थी और वो बाकी कार अब इंस्टेंट हिट हो चुकी थी। तो Hyundai knows the Indian market very well, और एक तरह से दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट इनके कारण जो वो एरिया था श्रीपेरुम्बदूर, जो चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर है, वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई है, और आज बताया जाता है चेन्नई इज डेट्रॉइट ऑफ एशिया। अच्छा, ठीक है, इसमें देखिए कोई अगर इजाफा करना चाहें। उसके बावजूद एक चीज और कहनी चाहिए कि इंडिया जी जी। का जो Hyundai का एक्सपोर्ट बिजनेस है, इट इज गॉन अप टू 12%। पूरी वर्ल्ड मार्केट में जो 12% गाड़ियां बिकती हैं वो चेन्नई से आती हैं, और चेन्नई में अभी उन्होंने और उसको जैज़ब किया है। इसके साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र पूना में भी प्लांट लगाया है, और उस पूना प्लांट के अंदर उन्होंने प्रीमियम क्लास जो है उनका जो लोगो, मैं तो 2019 में Hyundai का प्लांट विजिट करके आया था चाकन में, मुझे इनवाइट किया गया था। तो वहां पर उनका जो लोगो है वो ये लिखा हुआ है, यूरोपियन क्वालिटी विद इंडियन प्राइस।
तो उससे जो 12% जो एक्सपोर्ट हो रहा है, दैट यू कैन कॉल अराउंड अबाउट 175,000 व्हीकल्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड 38 कंट्रीज में इंडिया से एक्सपोर्ट होके बाहर जाते हैं। तो इंडिया की अपनी जो कंज्यूमिंग मार्केट है वो भी काफी बड़ी है। उमेश जी ने तो बिल्कुल राइटली बोला है कि जो इंडियन और जो इंडियन पब्लिक है उसने ह्युंडई की क्वालिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और वो एक बिफेटिंग मैच बन गया है सुजुकी के लिए। जो सुजुकी था वो किस जमाने में इंडिया का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बना हुआ था, 68% उसका वैल्यू था। अब धीरे धीरे ये प्रीमियम क्लासेस की जो व्हीकल्स हैं वो इंडिया में बनने स्टार्ट हुए हैं। अब आप डैमलर का नाम लें, BMW का नाम लें, इवन पोर्शे की असेंबली पूना में, तो ये सब का सब जो है वो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री के साथ उसका एक कंपैरिजन भी लोग इन कंट्रीज में करने लग गए हैं कि इंडिया जो इंडिजिनियस अपने जो डिफेंस प्रोडक्ट करता है इट इज एज वैल्यूएबल एज द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। लेकिन अभी भी बोलना मैं पसंद करूंगा कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने ही की है। ये मैं एडिशन करना चाहता था। ठीक है, बड़ा अच्छा एडिशन किया आपने, थैंक यू वेरी मच जी। अभिषेक साहब, डॉक्टर साहब, हमारी नेवी कितनी मजबूत है? पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, हाउ ना, इंडिया स्ट्रॉन्ग? के पास जिसे कहते हैं ट्रायड कैपेबिलिटी है टू कैरी आउट एनी मिलिट्री एक्शंस बाय लैंड, बाय एयर एंड बाय सी, एंड इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट। बहुत रिसेंटली अभी क्या था कि हमारे पास इवन न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की कैपेसिटी हमने अक्वायर कर ली है। तो उसमें नेवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप नेवी की सिग्निफिकेंस को आप ऐसे समझ दें कि अभी राजनाथ सिंह जी गोवा आए हुए थे और उन्होंने, चूंकि गोवा एक नेवल एरिया है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि 1971 में हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े इसलिए भी कर पाए थे क्योंकि हमारी नेवी एक्शन में आ गई थी। उन्होंने कहा इस बार हमारी नेवी अगर एक्शन में आ जाती तो पाकिस्तान के कहीं 4-5 टुकड़े ना हो जाते, इसलिए उन्होंने कहा हमने एक्शन में भी इनको लाना नहीं है और जिस दिन ये एक्शन में आएंगे तो द गेम विल बी ओवर फॉर पाकिस्तान। तो आप इसी से उसका सिग्निफिकेंस समझ लें कि हमारी नेवी जो है वो दिन दूनी रात चौगनी वो ग्रो कर रही है। और नेवी का स्ट्रांग होना जरूरी भी है बिकॉज कि देखिए जो वर्ल्ड ट्रेड है, जो सी रूट है, वो 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को सपोर्ट करता है। और हमारा जो रीजन है, अभी हमने देखा ये जो हुती रिबेल्स थे जिन्होंने कि इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत मेजर रोल प्ले किया टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वो जो उनका एक वो बे है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, वहां से। और उसके बाद सुएज कैनाल की जो प्रोटेक्शन है ये भी बहुत जरूरी हो जाती है। तो इंडिया को जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर बनना होगा इन द रीजन, बिकॉज इन द रीजन ऑफ गल्फ ऑफ अन्नान और ये सब जो हो गया जहां से हमारे गुड्स और सर्विसेज आती है, गुड्स और ट्रेड्स, जो ट्रेड गुड्स है, गुड्स या जो ट्रेडिंग होती है वाया सी रूट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और नेवी का रोल बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, नॉट जस्ट फॉर कैरिंग आउट दी मिलिट्री टैक्टिक्स और मिलिट्री एक्सकर्जन्स अगेंस्ट पाकिस्तान, बट also to ensure that the trade and the sea route trade through the sea routes remain safe, open and viable for India to be connected with the world. तो भारत की नेवी जो है, और अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाना चाहते हैं इस पूरे रीजन का। तो और उसमें जो सी रूट की जो प्रोटेक्शन है फ्रॉम पायरेट्स हो गए या दूसरे तरीके के जो चांसेस है, दूसरे तरीके के जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उसके अगेंस्ट में। सो इंडियन नेवी हैज अ वेरी ह्यूज रोल टू प्ले। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी की सागरमाला की आप पॉलिसी देखें जो उन्होंने अभी अनाउंस की थी कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने सिग्निफिकेंट बताया है नॉट ओनली ऑफ द जो नेवी है बट ब्लू वाटर इकोनॉमी बनने का जो हमारा सपना है उसमें इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इंडियन नेवी हैज अ रोल टू प्ले इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया बाय कंट्रीब्यूटिंग और बाय कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ ब्लू वाटर इकोनॉमी, बाय प्रोटेक्टिंग आवर वाटर्स फ्रॉम हुती काइंड ऑफ सिचुएशन, पायरेट्स और भी दूसरी चीजें जो होती है। अभी मैं आपको बताऊं, द अदर डे मेरा एक फ्रेंड है, वो LNG कैरियर्स में किसी बड़े अच्छे पोस्ट पे है, वो मुझे वीडियो कॉल किया था, वो मर्चेंट नेवी जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे, और उसने वहां से वीडियो कॉल करके दिखाया बड़ी चीजें कि कैसे हो रहा था। फिर उसने वो भी दिखाई, बताया कि यार वी वर स्टक इन वन ऑफ दोज पायरेट सिचुएशन। तो इंडिया का गड़बड़ हो गई। अच्छा, ये आ आयुष्मान जाएंगे। का एक और बड़ा अच्छा कमेंट आया है। हेलो,
हाँ जी, हाँ जी। जी जी, बोलिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इंडियन नेवी का सर बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, बिकॉज कि एयरफोर्स और आर्म फोर्सेस आपकी टेरिटरी को अगर सुरक्षित करती है और आपके स्काइज को सुरक्षित करती है, तो इंडियन नेवी आपके बिजनेसेस को सुरक्षित करती है। आप इसको ऐसे ही समझ लें। मैं मैरीटाइम लॉ का प्रोफेसर रहा हूं और मैं जानता हूं कि हाउ इंपॉर्टेंट रोल द मैरीटाइम प्लेज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं डॉक्टर साहब, जी, जी, बिल्कुल करें जी ऐड, प्लीज जी सर, करें ऐड। करें। क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा इस मामले में बिजनेस रहा है अभी भी। अच्छा। मेरी टाइम में मैं ज़रा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन जो यहाँ पे थिंक टैंक्स हैं, उनका जो नाटो का अंडर ग्रुप है नेटो का, उन्होंने जी, जी। एक स्टेटमेंट जारी किया है, जो अच्छा। एक आई ओपनिंग है इंडिया के लिए भी और ये आई ओपनिंग वर्ल्ड के लिए भी है। ये उन्होंने क्यों इसको छोटा-सा एज़ अंडर ग्रुप उन्होंने इस पे जो स्टेटमेंट दी है, मैं उसमें से आपको 3-4 चीज़ें बता दूँ। एक तो उन्होंने बोला है कि एक जो मैरीटाइम की ट्रायंगुलेटेड मैरीटाइम ग्रिड बन रहा है, जिसमें चाइना, टर्की और पाकिस्तान जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये उन्होंने उसको क्लियर कट बोला है कि चाइना जो है वो इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी और जो टर्क है वो ईस्टर्न मेडिटेरियन रेड सी में अपना जमा करना चाहता है, ताकि वो इंडिया को इफेक्ट, और पाक जो है वो अरेबियन सी में। इन तीनों फ्रंट पर लड़ने के लिए जो स्टडी है, केस स्टडी है, वो कहती है कि इंडिया को अपनी मैरीटाइम में एटलीस्ट 30% और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ हुँ, फैक्ट्स दिखाता हूँ। अब आप देखिए, पाकिस्तान के पास तो लिमिटेड नेवल कैपेसिटी है, वो तो हुँ। डिपेंड करता है ग्वादर उनके में जहाँ पास तो वो मछलियाँ पकड़ने वाले ट्राले हैं ना, और उनके उसके पास वो भी नहीं उसी पे कामयाब। उन्होंने तोप लगा दी है। हाँ, तो इंडिया ने सिंदूर में दिखा दिया कि इट हैज़ द कैपेसिटी। लेकिन अगर ये जो ट्रायंगुलेटेड ग्रिड बनता है, तो उसमें इंडिया को चैलेंज हो सकता है। जैसे डॉक्टर मिश्रा साहब ने बोला है कि हमारा जो सी बिजनेस है, वो उसमें इफेक्ट आ सकता है। और उसके लिए जो पाकिस्तान है, उसने 8 हैंगर क्लास सबमरीन जो हैं विद गाइडेड मिसाइल का ऑर्डर दिया है, जो चाइना से उसको मिलने की आशा है। 4 हुँ, बाबुर क्लास जो सबमरीन्स हैं, वो लेना लेना चाहता है, टर्किश लेना चाहता है। अब इंडिया को जो है ज़रूरत है 80 सबमरीन्स की हुँ, टिल हुँ, 2040। हुँ, और शायद इनके भी मुँह में पानी आ रहा होगा कि हम ऐसा स्टैटिस्टिक बोलेंगे तो इंडिया वाले भागेंगे। इंडिया वाले थोड़े-से इस मामले में, उनको मालूम है हमारी कैपेसिटी क्या है। और दूसरा, इंडिया की जो नेवल फोर्स है, उसने आज से साल या 1.5 साल पहले राजनाथ सिंह के ही मुंह से निकला हुआ है कि हम 7 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, जिसमें हुँ, 180 से लेके 200 सरफेस कॉम्पिटेंट ISR प्लेटफॉर्म एंड मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होंगे। और हुँ, उसके साथ साथ इंडिया का जो जो स्टैंड चल रहा है, आप ये देखिए कि वो चाहते हैं कि अमन, जो अमान ओमान जिसको बोलते हैं, और फ्रांस की जो यूरोनियन की स्टेट्स हैं, और साउथ एशिया की जो पोर्ट्स हैं, उसके हुँ, अंदर वो अपना एक हब बनाए। उसमें चाबहार ईरान का नाम भी लिया जाता है। दूसरा, हाइफा में अडानी ने जो बनाया, वो सिर्फ मच्छियां पकड़ने के लिए नहीं बनाया, वो उसकी मेन कारण यही है। और दूसरा, जो एयरक्राफ्ट है, उसकी जो R&D है, उसकी जो उसकी डिलीवरी है, वो मोदी साहब ने अपने हाथ में ली है कि ये ऑन स्केड्यूल टाइम पे होनी चाहिए। आप ये अंदाजा लगाइए कि इंडिया जो है 2040 तक 200 वॉरशिप्स तैयार कर देगा। ये कितना हुँ, बिजनेस है उसका, तभी तो ये सब लोग भागे जाते हैं। और दूसरा, इनका अंडर ग्रुप ने ये बोला है कि सिंदूर ऑपरेशन में इंडिया को पता लग गया होना चाहिए कि सबने अपना एक साइलेंट ही रखा, कोई बढ़ के सामने नहीं आया। जबकि पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था, टर्की के ड्रोन पायलट यहाँ बैठे हुए थे। इंडिया को फाइट जो है करनी ठीक है। पड़ेगी, वो अकेली ही करनी पड़ेगी। अच्छा और डॉक्टर साहब, इसके एक लिए सवाल है मेरा, सॉरी टू इंटरप्ट, कि बिल्कुल ये जिस करिए। तरह से ऑर्डर आ रहे हैं हमें मुख्तलिफ एशियन कंट्री से और शायद मिडिल ईस्टर्न कंट्री से भी, क्या आप समझते हैं आने वाले वक्त में ब्रिटेन से भी हमें ऑर्डर आएंगे और फ्रांस से भी आएंगे, क्योंकि वहां तो लेबर बड़ी महंगी है।
तो ये हो नहीं, सकता है कि वो यहाँ हमें ऑर्डर देना शुरू कर दें कि जी ये आप बनाएं हमारे अभी लिए सबमरीन। आप देख लीजिए। एक छोटा-सा, मैंने शायद एक बार अभिषेक जी मेरे साथी थे किसी प्रोग्राम में, तो मैंने बोला था कि जो साब कंपनी है वो कितनी देर से इंडिया के पीछे पड़ी हुई है कि आप हमारे से जेट लीजिए। उनका जो आए ग्रिपान जेट है वो इंडिया वालों ने अभी थोड़ा-सा F-15 की तरफ भागे, लेकिन अब पता लग गया है कि वो नहीं है, इनको इंडिपेंडेंट रहना है। और ठीक है। जो इंग्लैंड का जो है वो, उनकी जो जो रेट्स बहुत हाई हैं और इसलिए वो महँगा पड़ेगा। डिज़ाइन वो करेंगे, प्रोडक्शन इंडिया में होगा और वो क्वालिटी जो माँगेंगे वो इंडिया से दी जाएगी। चाहे सही वो है। सबमरीन्स हैं, चाहे वो फाइटर जेट्स हैं। अभी फ्रांस ने जो स्कॉर्पियोन नाम की जो एक सबमरीन्स थी, वो माज़ोगाँव या आई थिंक साउथ में उनका था। उन्होंने बोला कि मैजिकन डॉट माज़ेगाँव डॉक में, और उन्होंने बोला है कि हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट ये करेंगे कि 51% इंडिया रखे, 49% हम बेचेंगे। तो वो 49 जो है वो भी इंडिया ही रखेगा। बोले कि ठीक है, तुमने जिसकी जितनी बेचनी है हमसे पैसे ले लो। क्योंकि और ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के साथ हैं। मैंने साब का नाम भी लिया, वोल्वो का भी नाम मैंने नाम लिया था उस टाइम पर। और फ्रांस और इंग्लैंड और इटली तक ये कंपनीज जो हैं, इनमें नेगोशिएशन यही हुआ है, या हो आगे होगा, होगा। उसमें कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं कि इंडिया जो है ये उसका लाइसेंस लेगा। अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है डॉक्टर साहब। इंडिया वालों का इज़राइल के साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, और यही लोग कहते हैं कि अगर इंडिया ने इस ट्रांजिक्युलेटी जो है, जिसमें ट्रांजिटरी कहते हैं, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और टर्की एक वो बना रहे हैं, ये फ्रेंडशिप ज़्यादा देर नहीं चलती। क्योंकि ये आज 200, आप ये नहीं कह सकते कि कल इनके अंदर कितनी कैपेसिटी है जो ये आपस में बैठ के बात कर सके। एक भूखा मुल्क है, वो दे नहीं सकता, और वो उसको प्रॉक्सी वॉर में लेके आते हैं। कब तक, कभी कभी तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आएगी, वो इनको जूते मार के बाहर निकालेंगे कि हमने ये आपकी वॉर नहीं लड़नी। और यही हाल टर्की का है। टर्की में एर्डोगान जो है वो एक डिक्टेटर बना हुआ है। अच्छा, और ये लगता है इस कि जल्दी उसका भी टाइम होने वाला है। तो ये जो जितने भी सिलेबस बन के आते हैं डॉक्टर साहब, इनकी बुनियाद बहुत कम होती है, लेकिन इंडिया ठीक की है, जो सस्टेनेबिलिटी है वो ठीक है। ठीक है। इसी हवाले से अभिषेक जी के लिए एक क्वेश्चन आया है। कह रहे हैं यही जो बात कर रहे हैं, अभिषेक सर, डू यू थिंक पाकिस्तान कैन एवर चेंज? सर, दुनिया में हर कोई चेंज होता है। कोई भी चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान या ऐसी बात नहीं है कि वो, हाँ, चूंकि हमारे तरीके से हमने इस्लाम को देखा है, उसको लेकर के एक नेगेटिव फीलिंग है। और वहां के लोगों को जिस तरीके से हाई डोज ऑफ रिलीजन दिया है, तो एक ये फीलिंग आती है कि नहीं, वो शायद कभी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इतनी नफरतें वो भर चुके हैं। पर उनकी जरूरतें उनको चेंज करवाएंगी ना। हमारी आपकी तो कई बिसात है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी है जो कभी चेंज ही नहीं होगी। क्रिश्चियनिटी चेंज हो गई, यहूदी चेंज हो गए, ये तो उनके तीसरे वंशज हैं, तो ना चेंज होने का सवाल नहीं है। उनको दुनिया भर से अच्छा सर, आप ही बताइए, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने बोला नहीं कि हम रेनेसांस लाएंगे। अब बचता हाँ, क्या है बोला। इसके बाद, जो हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि चेंज नहीं होगा? अगर अगर सऊदिया में रेनेसांस आएगा, आपको लगता है पाकिस्तान में फर्क नहीं पड़ेगा उसका? इंडिया के जो क्रिश्चियंस है उनका बिहेवियर में आप चेंज देख लीजिए, क्योंकि पूरा यूरोप जो है वो सेक्युलराइज हो रखा है आज की डेट में, और नेशन स्टेट में विश्वास करता है। तो हमारा काम ये कि हम उनको वो आइडियोलॉजी देते रहे, ताकि उनको ये भी पता चले देयर आर अदर थॉट प्रोसेस जो कि एग्जिस्ट करती है। और आज शहबाज शरीफ का जो बयान आया है कि दुनिया उनसे कह रही है कि भैया हमारे पास पैसा मांगने मत आओ, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करो, तो उनको नफरतें तो बेच करके तो वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाएंगे। बिजनेसेस नफरत बदलने से नहीं आएगी कि भाई हमें हूर चाहिए और हम 70 साल में मर जाएंगे और आफ्टर लाइफ की तैयारी करो। अगर आफ्टर लाइफ की तैयारी करनी है तो फिर छोड़ दो भिखारी बोल, अपने लोगों को मरने ही दो। पैदा हुए हैं बिना कुछ कीमत है, तभी आफ्टर लाइफ तो मिलेगा ना। ऐसे थोड़े होता है, सबको बदलना पड़ता है सर। क्रिश्चियनिटी भी बदली और ये भी बदले, क्या नाम है, यहूदी जो लेकर के आए थे। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई बदलेगा नहीं। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। समय से कोई नहीं लड़ सकता। मनमोहन सिंह जी ने एक बार पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था, बाय कोटिंग अ फॉरेन ऑथर, नो वन कैन चेंज द फाइट एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, एंड पाकिस्तान's time has come to shun the Islamic Jihad and
come back to the normalcy, come back to the fore of humanity. ये काम, और इसके लिए हमें उनको ये बताना है कि उनके पास ऑप्शन एक ही है कि वो भारत की एंशिएंट और टाइमलेस एंटिटी को फिर से एक्सेप्ट करें, अपनी हिंदू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करें, अपनी वैदिक रूट्स को एक्सेप्ट करें, और तभी उनके पास वे फॉरवर्ड है. दे हैव टू मेक इट वर्क. जो उनके एक काजी ने बड़ा अच्छा कहा था, एक उनके काजी साहब थे, उनका मुझे स्पीच बड़ा अच्छा लगा था. जो भी उनकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में वो बोले थे, उन्होंने कहा देखिए हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसमें आके, या आम का बहुत बड़ा पेड़ था, उसने आके एक नया कलम लगा दिया और उसमें नए आम के फल निकल गए. लेकिन आप उस नए आम के फल से अपना तना और अपना जड़ को आप नहीं नकारोगे. आपकी जड़ें हैं हिंदू, उसको आप कैसे नकारोगे? और जब आप हिंदू नफरत खत्म कर दोगे, बात खत्म हो जाएगी. देन वी विल हैव अनदर डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब जो राम राम कह रहे हैं. दिस इज व्हाट आवर अटेम्प्ट इज. तो क्या उमेश जी ये बताएं कि पाकिस्तान का टाइम आ गया है, जैसे ये कह रहे हैं कि जिसका टाइम आ जाए वो फिर कुछ नहीं कर सकता. देखिए, डीरेडिकलाइजेशन तो होना ही है. वो बरोबर बताया है कि जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने जिस हिसाब से और मोहम्मद बिन जायद ने जो किया है, उसके साथ एक तरह से उन्होंने एक दशा और दिशा दे दी है अरब वर्ल्ड को. जैसे बताया गया है कि 2045 तक मोस्टली सऊदी का अपना खुद का तेल खत्म हो जाएगा. तो एक तरह से वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने सॉवरेन वेल्थ फंड में. इंडिया के अंदर उन्होंने कुछ कमिट किया, मेरे ख्याल से $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट. पाकिस्तान के अंदर भी वो सुना है कि उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड खरीदे हैं और एक तरह से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. सऊदी इज वेरी वेल प्लेस्ड और एक तरह से वो न्यूम सिटी भी बना रहे हैं. तो वी हैव टू सी दैट जो सब कंट्रीज का अलग अलग विजन प्रोग्राम बन चुका है. सऊदी का शायद विजन 2030 है और कुवैत का भी एक विजन प्रोग्राम है. सब लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं, डी रेडिकलाइज कर रहे हैं और एक तरह से मार्केट रियलिटीज उनको समझ में आ चुका है. सेकंड में एक और एक चीज बोलना चाहूंगा कि भारत का जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर का है, 7,588 किलोमीटर. और एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन अगर हम ऐड कर दे तो रफली 12,000 किलोमीटर का हो जाता है. भारत के जो, देखिए एक और एक चीज है, हाइड्रोकार्बन, डीप सी हाइड्रोकार्बन अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिले हैं. जो रिजर्व जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिले हैं, द रिजर्व्स आर कंपेरेबल टू द रिजर्व इन द मिडिल ईस्ट. मतलब ऐसा है कि अगर हम उसको टैप कर ले, अगले 70 साल तक हमें हमें क्रूड इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड आज भारत अपना 88% क्रूड इंपोर्ट करता है बाहर से. और जिस हिसाब से आपने देखा है कि अंडमान में निकोबार जो है, जो वहां पे एक कमांड सेंटर भी बनाया है, मिलिट्री कमांड सेंटर, उसमें भी 72,000 करोड़ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. और अदानी ने भी शायद मेरे ख्याल से सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में उन्होंने ले लिया है, जिसके कारण चाइना को बहुत तकलीफ हो रही है उसके कारण. और आप ये भी देखिए कि हमारे पीछे में आपने सुना होगा कि 6,000 किलो मैच पकड़ा था इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी ने. तो इट इज दैट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैच, जो मेरे ख्याल से 36,000 करोड़ की वो खेप थी. एंड दिस इट रीचेस यूएस, इट बिकम 72,000, ऐसा कुछ फिगर आया था. तो इंडियन नेवी के साथ भारत शिप बिल्डिंग में भी ध्यान दे रहा है. आपको ध्यान होगा कि इंडिया इज इनवाइटिंग कोलैबोरेशन फ्रॉम साउथ कोरियन कंपनीज को इनवाइट कर रहा है कि भारत में आके वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बढ़ाए, क्योंकि चाइना भी इतना ऑर्डर उनको मिल चुका है कि चाइना के पास भी टाइम नहीं है. तो द साउथ कोरियन कंपनीज, द जापानीज कंपनीज आर हैविंग अ मैरीटाइम कोऑपरेशन ऑफ शिप बिल्डिंग इन इंडिया. और एक और एक चीज है, पिछले दिन एक न्यूज आया था कि भारत अपने 112 टैंकर ऑयल टैंकर्स बना रहा है, जिसके कारण वो जो शिपिंग रूट्स होता है उसके अंदर वो अपने टैंकर ही यूज करेगा, ताकि वो एक तरह से जो मैरीटाइम जो सॉवरेनिटी होती है वो उसको मिल जाएगी. तो भारतीय सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है. और आपने बरोबर बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया, बरोबर बताया कि भारत स्कॉर्पियन टाइप की जो सबमरीन ले रहा है फ्रांस से. फिर बाद में वो अभी प्रोजेक्ट 75 आई, हम जर्मनी के साथ अभी साइन करने वाले हैं. और बहुत सारे चीज इसमें डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं. द इंडियन गवर्नमेंट अब जाके उनको मालूम पड़ा है, ये मोदी गवर्नमेंट के अंदर ही मालूम पड़ा है कि द एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन विच इज 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द लैंड, वो भी एरिया भारत के अंदर होता है. ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है. अब ये चीज रियलाइजेशन आया है और भारत उसके ऊपर सॉवरेनिटी भी कर रहा है. हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसके अंदर डेवलपमेंट्स भी होंगे इन फ्यूचर. और एक और एक चीज आप देखिए कि वी आर बिल्डिंग ओवरसीज मिलिट्री बेसेस.
मेरे ख्याल से शायद सेशल्स में कर रहे हैं या कुछ जगह पे 2-3 जगह कर रहे हैं इंडियन ओशन में। और जिस हिसाब से आपने देखा है कि चैगोस आइलैंड का जो ट्रांसफर हुआ है अभी फ्रॉम यूके टू मॉरिशियस, उसके कारण मॉरिशियस को एवरी ईयर $101 मिलियन रेंट मिलेगा फॉर डिएगो गार्सिया, जो अमेरिका के कंट्रोल में है। तो इंडिया यहाँ पे अपना एक तरह से वर्चस्व बना रहा है, एक तरह से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त महत्वपूर्ण आपने जानकारियां दी हैं। देखते हैं डॉक्टर साहब ने क्या खोजा है, अभी वो लगे हुए हैं, कुछ ढूंढ रहे थे। अच्छा मैंने खोजा दोस्तों, नहीं आप है। लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, और ऊपर सुपर स्टिकर और सुपर थैंक्स क्या है वो चैट वैट का जो है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई इतराज नहीं है। भारत जी डॉक्टर साहब। मैं अपने छोटे भाई का थोड़ा सा उसमें एडिशन करूंगा जी कि जी जी ये भी यहाँ जर्मनी में रह के गए हैं, मैं यहीं पर रहता हूँ। ऐसा है कि ये जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, इनके 2 फेस हैं। टर्की अच्छा वाले मुस्लिम्स के भी 2 फेस हैं। जब ये अच्छा 4 इंडियन के साथ बैठेंगे तो ये हम्म, और बात करेंगे, जब ये 4 पाकिस्तानी के साथ बैठेंगे तो और बात करेंगे। इनके ठीक है जो रेडिकलाइजेशन है, उसको लाने रेनेसां लाने के लिए कोई बंदा चाहिए। वो इनके कंट्री में नहीं है। इनकी 2 दुकानें चलती हैं, जो ये हम्म, खुद एडमिट करते हैं। एक दुकान ये है जिसमें आर्मी बोलती है कि कश्मीर लेना है, हमारी जगलर वेन है, और दूसरी हम्म। दुकान जो इनकी है वो गज़वाए हिंद मुसलमानों की है। नहीं, इंडिया तो में नहीं है ऐसे मुसलमान। इंडिया का मुसलमान ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तानी मुसलमान के साथ बैठेगा तो वो कुछ और बात करेगा, और हिंदुस्तानी 4 बैठे हो तो हिंदू उनके साथ कुछ और बात करेगा, वो वो ऐसे नहीं। आपने देखी तो लिया लास्ट की जो लोकसभा की इलेक्शन हुई थी, माइक पे आके तो मोदी साहब के साथ है, मोदी साहब के साथ हैं, और बाद में यूपी में 60% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो ये फिनोमेना इंडिया में भी है। उनको अभी तक अफसोस हो रहा है कि हम इंडिया में क्यों रह गए हैं। अब ये सिंदूर की वॉर में आप यूनाइटेड ये हुए कह रहे हैं। हैं कि उनको अफसोस हो रहा है कि हम इंडिया में क्यों रह गए। कल बिल्कुल। मुझे एक बिशारत हुई थी, तो मैंने वो उसी वक्त लिख ली, और वो ये थी कि ईश्वर ही सत है, सत ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। उसके बाद मैंने बिल्कुल। लिखा, ये ओवैसी के हवाले से मैंने लिखा है, इसको लाइट लाइट मूड में लें, ज्यादा संजीदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा, हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुमने साबित किया कि तुम मुख्तलिफ हो। ये मैंने सोचा कि अगर मैं दिल्ली में हूं और वहां तकरीर कर रहा हूं तो मैं कैसे मुसलमानों को कहूंगा कि भाई तुम लोग बंदे के पुत्र बनो। मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुमने साबित किया कि तुम मुख्तलिफ हो। तुमने 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना जैसे वतन के गद्दार का साथ ना देकर भारत माता के सच्चे सपूत और सपुत्री होने का सबूत दिया। तुम मुख्तलिफ हो क्योंकि तुमने सनातन के साथ जीना सीखा। तुमने इस्लाम के खूबसूरत असलाफ अपनाए और अपने हिंदू और सिख ईसाई हमसाए के साथ पुरअमन जिंदगी को तरजीह दी। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान सनातनी जन्मभूमि है। ये मैंने लिखा, उसके बाद मुझे मुर्शिदाबाद का वाकया याद आ गया, तो मैंने कहा कि ये तकरीर तो शायद ना चले। बहरहाल मैंने कहा लाइटर नोट पे, ये रात में नहीं लेटे लेटे में उठा, मैंने लिखा ये। चलो नहीं, अच्छा। ये मैं थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, और यहाँ हाँ पर हाँ रहने वालों का भी यही है। जी जी और इन ये 2 चूरन बिकते हैं, इनको इनकी दुकानें बंद करने के लिए कोई इंसान का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। इस जो उनका लेट प्राइम मिनिस्टर जो जेल में बैठा हुआ है, जिसको टॉर्चर-वॉर्चर किया जा रहा है, उसका भी यही मानसिकता है, उसकी भी यही मेंटालिटी है। वो भी इंडियन हेटर है। उसकी आप अगर पुरानी ट्वीट्स निकाल के देख लीजिए तो ही इज़ आल्सो नॉट वेरी कंस्ट्रक्टिव। इनमें कोई अभी तक कोई मसीहा पैदा नहीं हुआ। वो और मसीहा आ जाएगा, मसीहा आ जाएगा। उसका मुझे दूसरा पार्ट भी मिल गया है, एक पैराग्राफ वो किसी दूसरे कागज में था, वो भी सुना देता हूँ। चलो तो वो भी ये जो सुनाइए, लिखा फिर है मैं ना, आता हूँ। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान सनातनी जन्मभूमि है। तुमने पुलवामा का दर्द महसूस किया और ऑपरेशन सिंदूर के हक में यक आवाज होकर हमारी सेना को अपना आशीर्वाद दिया। तुम पर फर्ज है, इट्स योर ड्यूटी, तुम पर फर्ज है कि जितनी शिद्दत से तुम अपने वतन से प्यार करते हो, इसी कदर जज्बे से सरशार होकर सनातन और इसकी जन्मभूमि का दिफा भी करो। आओ हम मिलकर हिंदुस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दें। जय हिंद।
ये मैंने रात लिखा, कोई तकरीबन 2-2:30 बजे के थे रात को, लेटा हुआ था मैं, ऐसे मेरे आंखों के सामने से शशि तरूर और अवैसी गुजर रहे थे और ये सोच रहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों को किस तरह से जो है वो मैं उनके ज़हन से ये चीजें निकालूं, तो ये मैंने लिखा। अच्छा, एक सेकंड में आपके पास आता हूं अपना डॉक्टर साहब, ये पहले अभिषेक जी कुछ बेचैन है कुछ बोलने के लिए, इनको बुलाते हैं। हाँ जी। नहीं, मैं तो बस ये बोलता, जय हिंद। मतलब आपकी बातें, आपकी जो तकरीर है, जो भाषण था, संभाषण मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई जस्ट वांटेड टू जॉइन द कोरस। अच्छा। और मैं थोड़ा ऐड करूं, उमेश जी ने बहुत अच्छी बात की है, वो जो कोस्टल लाइन की बात की है उसको मैं हाँ जी, बिल्कुल जी, जारी रखें। उसके ऊपर सिर्फ एक छोटा सा एडिशन ये है कि मैंने तो इंडिया में आके फैक्ट्रियां लगाई है ना, तो 30-35 हजार आदमी को नौकरी भी दिलवाई है बॉम्बे और ठीक पूना, है। हैदराबाद सब में। एक चीज का मैंने नोट किया है कि हम लोग, ये मोदी साहब ने भी जब डावोस में आए थे तो जो फेस टू फेस बात होती है उन्होंने ये भी बोला था, तो मैंने भी एक उनको पॉइंट दिया था कि इंडिया जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्लो है और जो प्रोग्राम आज किया जाता है उसको बहुत देर लगती है उसको मेटलाइज करने में। और इसीलिए मैंने एक बार एक जुमला भी मारा था कि अगर इंडिया इसी स्पीड पर रहेगा तो वो 45 में वर्ल्ड पावर नहीं बनेगा। अगर उनको अभी से हर एक इंडियन अपना जॉब करे और वो 70 घंटे अगर हफ्ते में काम करे तो हम 35 में वर्ल्ड पावर बन सकते हैं। तो उनको ये मेरी बात थोड़ी अच्छी भी लगी। और अभी इसी 6 तारीख को मैं महाराष्ट्र फोरम यहाँ फ्रैंकफर्ट में खुलने वाला है, मुझे इनवाइट किया गया है, तो मैं वहाँ आप अपनी बात भी रखूंगा। ये जो हमारा जो स्लो मोशन है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पंगा है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल है, जिसको हमने दूर करना है। जो वर्क की जो मोरालिटी है, जो एथिक है, वो आप अगर देखिए किसी ऑफिस में चले जाएं तो पुलिस वाले में आप चले जाए तो आपकी एफआईआर नहीं ले रहा, उसकी जो एफिशिएंसी है वर्क की, वो ये नहीं है कि वो 8 घंटे बैठा हुआ है, वो 8 घंटे में 3 घंटे ही काम कर रहा है। तो अगर जिस वक्त इंडिया इस लाइन पे चले जाए, जैसे चाइना है, वियतनाम है, वहां पर एक प्रोडक्टिविटी है, हमारा जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें रिलेशन नहीं है। और वो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स हमारा 85% हो, जो मशीन रनिंग टाइम, मैं उसकी कैलकुलेशन भी आपको करके दिखा सकता हूँ, तो हम लोग बहुत जल्दी कॉस्ट ऑफ रिडक्शन में आ जाएंगे, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स से हम अच्छा, कॉम्पिटिटिव में आ जाएंगे। ये जरूरत है हमारे मुल्क को। ठीक है, मैं 1 मिनट, मैं आपको एक आपकी ये इससे ही मुझे फिल्म याद आ गई, शिंडलर्स लिस्ट। मैं आर नहीं बोल सकता, शिंडलर्स लिस्ट है, शिंडलर्स लिस्ट, राइट? या। उसके अंदर आपने वो सीन देखा जब वो बंदा पुर्जे बना रहा होता है तो जर्मन आके खड़ा हो जाता है और वो घड़ी लगा के कहता है बनाओ अब मेरे सामने, तो वो फटाफट या, फटाफट फटाफट करके या, बना के ऐसे रख देता है। तो वो देखता है, गिनता है, कहता है इसका मतलब है कि तुमने ये इतने देर में बनाया और तुम इतने देर से काम कर रहे हो, तो ये इतने होने चाहिए थे लेकिन ये कम है इतने, उसको बाहर लाते गोली मारने के लिए। तो वो एक तो वो तरीका है कि ये जो थाने में लोग बैठ के या ऑफिस में या प्रोडक्शन लाइन पे जो काम कर रहे हैं, एक तो ये तरीका है उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने का। दूसरा तरीका जो है हायर एंड फायर है, जो चाइना ने किया, जहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब थी उसको प्रोटेक्शन थी, वो प्रोटेक्शन हटा दी उन्होंने, वहाँ हायर फायर का इख्तियार दे दिया मैनेजमेंट को कि आप किसी को भी हायर करें, किसी को भी फायर करें, कोई उसका लेबर में लेबर कोर्ट्स में चैलेंज नहीं हो सकता। वो तो क्या मैं अभिषेक से पूछता हूँ ये क्वेश्चन या उमेश से पूछूं, किससे? आप दोनों में से कौन इसका जवाब देना चाहेगा? सर आप उमेश जी से पूछ ले, क्योंकि ना मेरा कैंटीन बंद हो जाएगा, मैं निकल रहा हूँ। चले ठीक है, आप निकले, कैंटीन बंद हो जाएगा, मैंने कहा ना। हाँ, मैंने शुरू में कह दिया भूख था। लगी। हाँ, जाओ सर जाओ, आप आप अपना खाओ, बहुत धन्यवाद आपका, राम राम। आप जुड़े राम राम हमारे सर, साथ, राम राम। हमेशा की तरह अच्छी बातें की। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी उमेश जी। आप एक बार क्वेश्चन दोहराएंगे? हाय, पूरी दास्तान सुना दी मैंने तो। नहीं, लास्ट का एक क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन मैंने तो फिल्म का बताया ना, पहले तो फिल्म का आपने वो पार्ट सुन लिया था, सिलेंडर लिस्ट का सुन लिया। अब हाँ, मैं ये मेरा ये देखिए, भारतीय सरकार ने अभी बहुत कदम उठाए हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट को एक प्राथमिकता दी है।
और अच्छा। इस हिसाब से आपको ध्यान होगा कि स्टूडेंट्स को एक तरह से उनको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस दिलाने के लिए उन्होंने इंटर्नशिप स्कीम चालू की है कि कुछ स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स को हर माह 5,000 रुपए मिलेंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो भारतीय सरकार जानती है कि आगे जाके स्किल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, और जितने भी जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आप देखिए डिफेंस के अंदर भी उन्होंने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए रखा है कि अगर कोई बिजनेस प्लान है आप हमारे पास आइए, हम आपको फंड करेंगे। और एक तरह से आपने देखा कि किस हिसाब से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में नहीं, कितने वो सारे सारी बातें सही हैं, वो सारी बातें उमेश जी, वो सारी बातें सही हैं। हाँ, हाँ। सवाल जो है वो है जो कर रहे हैं डॉक्टर साहब प्रदीप जी, वो कह रहे हैं कि जो काम की एफिशिएंसी है, आप काम पे आ जाते हैं, 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, लेकिन असल में आप 3 घंटे काम कर रहे हैं। तो उसको कैसे किया जाए कि बंदा आए तो वो फिर 8 घंटे काम कर रहा है, तो ब्रेक्स के अलावा जब वो बैठता है, मतलब टी ब्रेक, लंच ब्रेक के अलावा जब बैठता है, तो वो काम ही करे, प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है उसमें इजाफा हो। उसके लिए मैंने एक शिलेंडर लिस्ट की फिल्म की मिसाल दी है, दूसरी चाइना की दी है, आयरन फायर की। क्या करें, बंदा एक डंडा लेके खड़ा हो जाए ऊपर सर के, कैसे नहीं, करेंगे इस चीज को हम? नहीं, नहीं, ये ये ऐसा नहीं, नहीं है। डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, मुझे नहीं, पता है, नहीं, आ रहा हूँ। उमेश जी वो अच्छा बोल रहे थे। जी। देखिए, मेरा मानना एक चीज है कि भारत में ये जो है हायर एंड फायर और वो जो शिंडलर लिस्ट है वो चलेगा नहीं। बस आपको एक ही चीज रखना पड़ेगा, जो यहाँ की जो फैक्ट्री मैनेजमेंट है, जो फ्लोर मैनेजर है, उसको एक तरह से ही हैज टू कीप द वर्कर्स इन गुड ह्यूमर। आपको एक तरह से एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा कि उन लोगों के अंदर एक स्टेक होल्डर जैसी उनको एक फीलिंग आ जाए कि इस कंपनी हमारी कंपनी है, और इस कंपनी में अगर हम जितना ग्रोथ करेंगे उसका बेनिफिट हमको भी मिलेगा। जिस दिन वो चीज आ जाएगी, कम्युनिकेशन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट और जो भी फ्लोर मैनेजर आता है, वो बहुत जरूरी है। देखिए इंसेंटिव टाटा की के बात तो की आपने, आपने इंसेंटिव की बात की है, ह्यूमर इंसेंटिव के से साथ इंसेंटिव इंसेंटिव की बात, इंसेंटिव देखिए ठीक है ना? ये आप, हाँ जी। इंसेंटिव से ज्यादा बिलोंगिंग की पूरा करने की जरूरत है। उनको ये लगे ये वो काम इंसेंटिव हमारा ही है। हो गया ना, वो भी तो इंसेंटिव ही हो गया ना, बिलोंगिंग की आप फीलिंग पैदा करना। तो वो हाँ बिलोंगिंग की फीलिंग जो है डॉक्टर साहब कैसे पैदा करें? वो उनको मतलब है कि कोई बेनिफिट हो कि भाई अगर तुमने इतने घंटे सही तरह से काम किया तो तुम्हें टॉफी मिलेगी, या तुम्हें कोई घी का डब्बा मिलेगा, नहीं, कैसे उसको? वर्किंग कल्चर जो है ना वो हम अच्छा। और होना बहुत जरूरी है। हाँ आपने जी। शिंडलर लिस्ट की बात की है। उस हम्म। टाइम पर जब मैं यहाँ आया था तब ये कल्चर यहीं पर था और अब भी है। उसको उन्होंने और मॉडिफाई कर दिया है ना। अच्छा। उनको कभी आपको रिसेस का टाइम मिलेगा। अगर आप किसी केमिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको 30 सेंट और ज्यादा मिलेंगे। अगर आप फाउंड्री में काम कर रहे हैं, रात की शिफ्ट है, तो आपको 5 यूरोस ज्यादा मिलेंगे। ये तो एक इंसेंटिव होगा। दूसरा, जो सड़क पे जो वर्कर है वो अपने घर में आ रहा है, उसकी सड़क के ऊपर इज्जत है। वो चाहे फैक्ट्री में झाड़ू लगाता है, चाहे वो नट बोल्ट लगा रहा है, चाहे वो फाउंड्री में डाई कास्टिंग कर रहा है, उसकी बाहर के एटमॉस्फेयर में उसकी रिस्पेक्ट है। हम लोगों को ये प्रॉब्लम है, हम उन लोगों को सही है, रिस्पेक्ट नहीं सही है। देते। जिन कंपनी एक जुमला फेंकूँगा, ये तो वही बात हो गई नवाज़ शरीफ वाली के वोट को इज़्ज़त दो, अब हम कहें जी मज़दूर को इज़्ज़त दो, ये कैंपेन चलाएँ। नहीं, ये देखें, इंडिया में भी तो ओवरटाइम मिलता है। इंडिया में मिलता भी तो तो है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं, उनकी सैलरीज़ में वेरिएशंस हैं। ज़ाहिर है, जो एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंपनी में मज़दूर काम करता है, उसकी तनख्वाह में, और जो बिस्किट फैक्ट्री में काम करता है, उसकी तनख्वाह में बड़ा फ़र्क है। मैं आपको डॉक्टर साहब 2-3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं समझना चाह रहा हूँ, ये मैं बड़ा, आप यही मैं इस क्वेश्चन पे एडम स्मिथ पागल हो गया, कार्ल मार्क्स पागल हो गया, दुनिया पागल होगी इस चीज को हल करने के लिए कि एफिशिएंसी। फोर्ड कंपनी, उसका एग्जांपल हमारे सामने है, मैं जो आपको फोर्ड 2 कारों वाली 2 कंपनी। मैं जी, आपको 2 या 3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जी, जी। देखिए, मेरे घर में ये पेंट करने वाला आदमी आया, ये जो इसने पेंट किया हुआ है, इसने 3 साल प्रोफ़ेशनल डिग्री ली है, पेंट करने में। उसका मैंने पेंट करने का तरीका देख के मेरे होश-ओ-हवास उड़ गए। किस तरीके से वो प्रोफ़ेशनली काम करता था। कैसे उसने ये दीवारें नापी, नीचे फर्श में कागज़ लगाया, कैसे किया। दूसरा, इसी गाँव में रहने वाला बूचर जो है, वो भी 3 साल सीखता है एनिमल्स की हस्बेंड्री को, उनके उनके लाइफ़ के बारे में, उससे पहले कि वो मुर्गी का गला काटे।
तो ये जो हाय प्रोफिशिएंसी हाय! है, इसने इनको मुर्गे गला इनको काटे, इन मेरे इनको इधर बनाया है, इनको सनसनी आ गई। इनको बनाया है। और दूसरा अच्छा, हमने क्या बनाया है इंडिया में कि जो गरीब आदमी वो मजदूर है, अमीर का बच्चा इंजीनियर है। वो इंजीनियर बन गया तो ऑफिसर बन गया, वो काम ही नहीं करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं खुद डायरेक्टर होता हुआ अपनी नीचे सबसे नीचे वाली जो यूनिट थी, उनके साथ बैठ के खाना खाता था। उनके साथ बैठ के बातें करता था। सुबह हर एक आदमी को हाथ मिला के आता था। ये मेरा 46 इयर्स और 10 महीने का उसमें मैंने गेस्ट प्रोफेसर की वो बात है वो अलग से है, वो एक एकेडमिक ऑर्किटेक्ट था। तो उससे इंसान की सड़क के ऊपर रिस्पेक्ट थी। वो ग्रोसरी मार्केट में जा रहा है, उसको देखने वाले की नज़र में ये नहीं है कि तू इस फैक्ट्री में जाके लोहा कूट रहा है या वहाँ झाड़ू लगाता है, ये है। जब तक हम काम करने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। मेरी मदर के साथ मेरी इतनी लड़ाई होती थी, वो कहती थी आज काम वाली नहीं आई। मैं कहा यार उसका नाम रक्षा है, उसका नाम शांति है, उसको तुम नाम ले क्यों नहीं बुलाते? है ना? वो काम वाली हो गई, झाड़ू वाला नहीं आया, वो कूड़ा उठाने वाला नहीं आया, जबकि वो 10-10 साल से वहाँ आ रहे हैं। ये हमारी एक बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक एथनिक वैल्यूज़ हमें देनी पड़ेंगी। काम करने में हमारे लोग चोर नहीं हैं। जिन कंपनीज़ ने ये मेरा मेथड यूज़ किया है, वो इंडिया में वर्ल्ड क्लास कंपनीज़ बन गई हैं। मैं आपको हज़ारों कंपनियों का नाम दे सकता हूँ, जिनके पास यूरोपियन वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है। उन्होंने यही अप्लाई किया, रिस्पेक्ट, इंसेंटिव, स्किल्स और उसके बाद उनको इन्वॉल्व किया प्रोसेस के अंदर। तब आपको पता लगेगा कि उस जो वर्कर है, ही फील्स हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ दिस यूनिट। नहीं तो $20 दो, दूसरी कंपनी में चला जाएगा। चाइना में आपने तारीफ की है, ऐसा ही है। चाइना में मैं 11 साल से मैं चाइना जाता हूँ। हर साल 3 बार जाता था तो 3 आदमी वहाँ नहीं होते थे। मैं इसको शिंजबी का क्या हुआ, इसका क्या हुआ? जो $20 दिए हैं ये एबीबी में चले गए हैं, ये जीई में चले गए हैं। तो सस्टेनेबिलिटी वहाँ भी नहीं है, वो भी पैसे के लिए भागते हैं क्योंकि बहुत महँगाई हो गई है। तो इंडिया में तनख्वाह भी अच्छी मिलती है लोगों को, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। और बस थोड़ा-सा ये है कि स्किल पे ध्यान दिया जाए, हुँ, लर्निंग बाय डूइंग नहीं होता। हुँ, सुनाना पड़ता है और हाँ, रिस्पेक्ट और उसके बाद उनको इन्वॉल्व किया जाए अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। आप देखते जाइए अगर ये 3-4 एलिमेंट हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे, वी विल बी अ सुपर पावर इन वेरी शॉर्ट कमिंग टाइम। ठीक है। अच्छा मनु जी आपका मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आया, हाउ स्ट्रॉन्ग विल रशिया रिटेलिएट नाउ? इसके ऊपर प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन करें कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? उमेश जी मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप मुझे ये बताएँ बल्कि समझाएँ कि अभी आपने पूरी बात सुनी डॉक्टर साहब की, वो कह रहे हैं एक इंसेंटिव, एक रिस्पेक्ट, बेसिक यही है, इंसेंटिव और रिस्पेक्ट। तो क्या ये काफ़ी है लोगों को मोटिवेट करने के लिए नहीं, विदाउट मैंने स्किल भी मैंने बोला है ना। and skills, हाँ, of course, and skills मैं मैं without मैंने without the बगैर नेशनलिज्म का और भारत माता का एक वो मतलब है, कोई काम बंदा करता है तो कोई उसके आगे मकसद होता है ना, एक बड़ा मकसद होता है जिंदगी का। उसके बगैर ये 3-4 चीजें अगर हम करें तो ये मुमकिन है, क्योंकि यूरोप में तो उस तरह का नेशनलिज्म हम नहीं देखते मजदूरों में, लोगों में। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ इतनी पोलराइजेशन है, क्या वहाँ पे एक ये एलिमेंट भी जरूरी है उसमें शामिल करना, प्लीज? देखिए मैंने यही बोला था जो डॉक्टर साहब ने बोला था कि कम्युनिकेशन, आप जिस हिसाब से आप अपने लेबर्स के साथ कैसे बात करते हो, डिग्निटी ऑफ लेबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड कि जब आप कंपनी के जो मालिक है वो लेबर्स के साथ कंपनी का प्रॉफिट शेयर करते हैं, उनको उनकी बात देखते हैं, उनकी बेसिक जरूरत देखते हैं, तो जरूर वो लोग एफिशिएंसी उनकी बढ़ती भी है। ये बरोबर बात है, बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ये कर रही है और आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is one of the greatest things which is happening right now in the corporate world। और कोई भी नहीं चाहता कि डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनके प्रॉफिट पे अफेक्ट करता है। और रिगार्डिंग मैं ये रशिया की बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन आया, तो मेरे हिसाब से कल जो यूक्रेन ने जो किया है, उन्होंने 117 ड्रोन से, जिस हिसाब से रशिया के 40 जो एयरक्राफ्ट है वो भी एक तरह से बॉम्बर्स है, उनको तहस नहस कर दिया था, उसके ऊपर बातचीत किया, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। और जिस हिसाब से अभी इस्तांबुल में मीटिंग चल रही है बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन के बीच में मीटिंग चल रही है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी एक और एक चीज है कि रशिया अपने मिलिट्री आर्सेनल रेडी कर रहा है। उसने अपने ऑर्शनिक को
डिप्लॉय करना चालू कर दिया है। उसके बाद एक और एक मिसाइल है जो उसको सैटर्न 2 का नाम देते हैं। उसमें बताते हैं कि एक ही मिसाइल के अंदर वो एक तरह से 12 से 13 वॉरहेड छोड़ सकते हैं और एक-एक वॉरहेड को आप मिड डिस्टेंस में, मिड फ्लाइट में उसको मैन्यूवर कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ करेगा। Su-57E को भी लोड किया जा रहा है विद किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से यूक्रेन के अंदर जो बताया जा रहा है कि 100 मिलिट्री इंस्टॉलेशन साइट्स पे वो एक तरह से रिटेलिएशन कर सकता है। ये कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, 4-5 दिन में कभी भी हो सकता है। होना तो पक्का है क्योंकि मुझे लगता है कि रशिया को करना पड़ेगा। नहीं, हो गया है। कल अच्छा, मैं उन्होंने जरा पूछना चाहता हूँ चलिए, डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर आप जवाब बात करें। आज आपके उधर जर्मनी में सायरन बजे थे दिन में नहीं, प्रैक्टिस के लिए? नहीं नहीं, बजे। नहीं, आज कई यूरोप के मुल्कों में उन्होंने सायरन बजाए हैं लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए। क्या यूरोप खतरे में है? नहीं खतरे में नहीं है, ये एक ड्रिल है और ये उन्होंने अपने सायरन भी यहाँ पर हमेशा ही साल में 2 बारी टेस्ट होते हैं और इस ये कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, इस अच्छा। इतना ज़रूर है कि जो उमेश जी ने भी बोला था उसको मैं थोड़ा उसमें ऐड कर दूँ। कल रशिया ने बहुत बड़ा अटैक किया है। उन्होंने अच्छा, इसका जवाब दिया है और एक कुछ जो थिंक टैंक्स के लोग रशिया बोलते ने हैं कि यूक्रेन ने दिया ये है हमला नहीं, किया। यूक्रेन ने तो किया, रशिया ने हाँ, 400 ड्रोन्स फेंके हैं कल। अच्छा। 400 ड्रोन्स फेंके हैं और जिसमें से वो बोलते हैं कि 21 या 22 जो हैं वो उन्होंने डिफरेंट लोकेशन पे अटैक हुआ है, बाकी को हमने कवर कर लिया। ये क्योंकि यहाँ पे एक कहावत है कि जो सच्चाई है वो जंग में हमेशा ही पीछे रहती है। अब हुँ, इन्होंने बोला कि हमने वहाँ 40 उनके बॉम्बर खत्म कर दिए हैं। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत लोग ये बोलते हैं कि रशिया इतना पागल एक कंट्री नहीं है जो अपने बॉम्बर एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा करके बैठा हो और उसका प्रोटेक्शन ना हो। तो ये इसमें से कितनी सच्चाई है ये जब धूल जम जाएगी तब पता लगेगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता हुआ भी हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से दूर नहीं है, पोलैंड के में जो मेरे दोस्त बैठे हैं, उन्होंने भी अभी तक मुझे 100% इस बारे में नहीं बताया। जो सेशो यूक्राइन का बॉर्डर पड़ता है, उसमें कहते हैं कि हमने पटाखे तो हम रोज़ ही सुनते हैं, लेकिन ये कि उनके इतने बड़े बॉम्बर्स मार दिए, ये एक प्रोपेगेंडा भी होता है ज़ेलेंस्की साहब का और उसको ये वेस्टर्न मीडिया साथ लेके चलता है क्योंकि ये तो बहुत बायस्ड हो गए हैं। जी, हुँ। ये मेरी तरफ से थोड़ा-सा एडिशन है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी थैंक यू। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस और डिस्कशन के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब हम कल मिलेंगे, कल बैठेंगे और कल हम नए मुद्दे के साथ आप दोस्तों के सामने हाज़िर होंगे, हमारे मेहमान भी हाज़िर होंगे और उस वक़्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। जय हिंद।